Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, that is atom and molecule. In our previous classes, we have learnt about the topics is matter around us pure, about in which we have discussed formation of matter, elements, compounds. So how the compounds are formed? Compounds are formed by reaction of elements, two or more than two, and for this particular combination there are some basic guidelines which we have to follow. अब देखो, ये जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस है ये कैसे होती है, यही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है. सो बिफोर दैट वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट एटम एंड व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल. ठीक है, एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल द मैटर्स. सभी मैटर्स जो हैं वो एटम्स को कंबाइन करके ही बनाए जाते हैं. ठीक है, एंड व्हेन एटम्स कंबाइन, टू और मोर देन एटम्स कंबाइन, दे फॉर्म मॉलिक्यूल. ठीक है, अब देखो एंटोन लेवुजियर थे, उन्होंने लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के. सो फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब जैसे हमने एक एनर्जी का लॉ पढ़ा है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. एनर्जी के लिए हम कैसे बोलते हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. सेम मास के लिए हम क्या बोलते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल कॉम्बिनेशन, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास पर्टिकुलर लॉज होते हैं. ठीक है, तो वही है कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, मतलब और क्या है इसका मतलब है? एक तो ये आ गया इसका मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is always equal to total mass of the reactant that have combined. ठीक है, मतलब कि जो रिएक्टेंट, अब हमें पता है कि रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म प्रोडक्ट. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है कि जो मास है रिएक्टेंट का, मान लो मेरे पास ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मैंने 4 ग्राम ली, ये मैंने 4 ग्राम ली. कार्बन का वेट क्या है? 4 ग्राम एंड ऑक्सीजन का वेट भी है 4 ग्राम. व्हेन दे बोथ रिएक्ट दे फॉर्म CO2, और इस CO2 का वेट कितना होना चाहिए? That must be equal to the product of these reactant, that is 8 ग्राम. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया गया और ना ही इसको क्रिएट किया. अब ऐसा तो होता नहीं है कि CO2 के साथ यहाँ पे मेरे पास ये CO2 8 ग्राम निकली, यहाँ पे कुछ और भी रिलीज हो जाए. ठीक है, उतने ही मास का मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा जितने मास का रिएक्टेंट है. तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, अब देखो सेकेंड लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, अब ये क्या है कि जब भी एलिमेंट्स जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं दे कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास. ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे या तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं दे कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय
मास। अब देखो फॉर एग्जांपल देखो CO2, अगर हम एग्जांपल देखें, CO2 है मेरे पास। CO2 का चाहे सोर्स जो भी है, सोर्स मतलब बाय बर्निंग कार्बन, ठीक है, और कोक, या फिर लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं, या फिर सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं, या फिर जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, इन सभी में जो हम रेशो देखें CO2 का, तो कार्बन का वेट कितना है 12:2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे 2 है तो 32, तो रेशो क्या हो गया इसका 3:8, सिंप्लीफाई। तो ये हमेशा इसी रेशो में एग्जिस्ट करेगा नेचर में, चाहे जो भी सोर्स हो, ठीक है। तो क्या मतलब है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जैसे ये प्योर केमिकल कंपाउंड आ गया, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड, ठीक है। अब CO2 है, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके ही बनेगा, ठीक है, एंड दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। अब H2O की बात करें अगर हम, ठीक है, H2O क्या है, यहाँ पे इसका वेट है 2:16, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 1 होता है और इसका 16 होता है, तो सिंपल रेशो क्या आएगा 1:8। देखो तुम्हें रेशो लर्न करने की जो है जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसके मास नंबर लर्न होने चाहिए, तुम्हें अपने आप रेशो जो है वो आ जाएगा। अब देखो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं एक दो, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रही हूँ मैं, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 6.3 ग्राम है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं 15 ग्राम किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, इथेनोइक एसिड के साथ। अब बोला हमारे पास जो बन रहा है रेजिड्यू, जो बन रहा है हमारे पास वो कितना है, वो है हमारे पास 18 ग्राम, ठीक है, और साथ में जो है CO2 इवोल्व होगी, उसका हमने वेट निकालना है। अब रेजिड्यू मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट के साथ हमारे पास CO2 भी बन रही है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने केमिकल रिएक्शन लिखना है। केमिकल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, हमारे पास बनेगा क्या यहाँ पे, सोडियम इथेनोएट। क्या बनेगा, सोडियम 8 प्लस CO2, ठीक है। अब हमने मास निकालना है CO2 का। अब देखो सबसे पहले हमने लिखना है मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मास कितना है हमारे पास 6.3 प्लस 15 दैट इज 21.3 ग्राम। इसी तरह हमने प्रोडक्ट का निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 18.0 ग्राम प्लस इसको हमने x कंसीडर कर लिया। अब एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास 21.3 ग्राम इज इक्वल टू 18 प्लस x ग्राम, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी हमारे पास 3.3 ग्राम। सो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज होगी यहाँ पे 3.3 ग्राम, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है इसके बेस पे ही कि इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रही हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट है कितना है 5.3 ग्राम प्लस इथेनोइक एसिड है 6 ग्राम एंड दे विल गिव सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट कितना बनेगा, ये बनेगा, ये हमने निकालना है इसकी वैल्यू, और साथ में वाटर जो है हमारे पास बनेगा 0.9 ग्राम प्लस CO2 बनेगी 0.2 ग्राम। अब हमने इसका वेट निकालना है। सो पहले मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कितना है 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मास कितना है 0.9, हमें सिर्फ दो वैल्यूज पता है, हमने इसकी x कंसीडर कर ली, ये x आ गई, ठीक है। तो अब x को इस तरफ रखो, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी
8.2 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे सोडियम इथेनोएट की वैल्यू कितनी आएगी? 8.2 ग्राम। ठीक है, इस तरह से तुम्हें इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। और जो तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या, उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं तुम्हें? जैसे फर्स्ट है तुम्हारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। ये 1:8 रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म वाटर। अब है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब 1 ग्राम जो है, 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है, जब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब इसका रेशियो जो है 1:8 बनता है। अब 4 ग्राम के साथ करना है रिएक्ट, तो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 8 ग्राम इंटू 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम्हें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है। हमने लास्ट चैप्टर में मास नंबर के बारे में पढ़ा है। मास नंबर तुम्हें लर्न होने चाहिए सभी एलिमेंट्स के अप टू 20। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। देखो एटॉमिक मास जो है सिर्फ वो मास नंबर के इक्वल ही होता है, बट ये जो है एक मास नंबर जो है एक हमारे पास जो है हमने एक वैल्यू ली है दैट इज प्रोटॉन नंबर, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, दिस इज जस्ट द वैल्यू। अब एटॉमिक मास जो है एक करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, और उससे भी ज्यादा करेक्ट एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो क्या होता है? द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। क्या होता है ये मास? एटॉमिक मास। द मास एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1। इसको हम कार्बन जो भी हम एटम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस चैप्टर में करेंगे, उन सभी का हम कंपैरिजन जो है कार्बन के साथ करते हैं, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम सब्सटेंसेस में पाया जाता है। इसलिए कार्बन को है वो मेन स्टडी की फॉर्म में रखा गया है, मेन एलिमेंट्स की स्टडी के लिए रखा गया है कि सभी के साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब हमने कैसे निकालना है? मान लो हमने ऑक्सीजन का मास निकालना है, एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, तो हमें इसका मास नंबर क्या है? 16। तो ये मैंने क्या बोला? द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन, मतलब 1/12 ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसका 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 16 यूनिफाइड। यहाँ पे हम यूनिट्स अटैच करते हैं, बाकी मास नंबर के साथ ही सेम होता है, मास नंबर ही होता है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं? कार्बन के साथ कंपैरिजन करके इसके एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। वैसे हम अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? सेम, कि एवरेज एटॉमिक मास लेना है हमने किसी एटम का, जैसे जो आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके मास हमें पता है, हम कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग देम। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में किया है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हम उसका 1 यूनिफाइड लेते हैं, बट एक्चुअल में उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है? 100, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है मास की, हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास में हमने क्या करना होता है? सेम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम इंटू 1/12 इंटू 12, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी हम इतना ही करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स जो है तुमने सॉल्व करने हैं, एज वेल एज जो केमिकल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, उनको तुमने नोटबुक पे लिखना है, साथ में साथ उनके एग्जाम्पल के साथ उनको सॉल्व करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल।